हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में चर्चा की थी यहाँ पर, और आज हम उसी से रिलेटेड जो है एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी और भवन निर्माण कमेटी शैक्षिक उपसमिति कमेटी के बारे में इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले हम जो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत विद्यालयों की उन्नति के लिए सोसाइटी जो अधिनियम है राजस्थान का 1958 के अंतर्गत विद्यालय विकास कोष एसडीएफ स्कूल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी। और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय जो है उसका जो 21 जनवरी 2015 को जो एक आदेश पारित हुआ, उस आदेश के अकॉर्डिंग कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनके प्रबंधन के लिए एसएमसी का गठन किया जाएगा, और 9 से 12 तक के जो विद्यालय हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय उनके प्रबंधन के लिए स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी एसडीएमसी का गठन किया जाएगा। तो कल हमने एसएमसी के बारे में पढ़ा कि एसएमसी जो है उसका अध्यक्ष जो होता है वह अभिभावकों में से किसी को एक अध्यक्ष चुना जाता है, अभिभावकों में से ही उपाध्यक्ष होता है, और संस्था के जो प्रधानाचार्य जो होते हैं वो उसके पदेन सदस्य सचिव होते हैं, और अध्यक्ष और पदेन सदस्य सचिव जो होते हैं उन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से लेन देन का कार्य पूर्ण होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो एसएमसी जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंतर्गत जो महिला सदस्य हैं उनकी सदस्यों की संख्या 50% रहेगी, और कुल सदस्य संख्या जो होती है 16 होती है। इसका जो कोरम होता है एसएमसी का वो 33% होता है। इस प्रकार हमने एसएमसी के बारे में पिछली क्लास के अध्ययन में हमने विस्तृत चर्चा की है। आपने वीडियो देखा होगा, अपनी नॉलेज को अपडेट किया होगा। उसी क्रम में आज हम जो है एसडीएमसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास के अंदर जो एसडीएमसी है वो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो कक्षा 9 से 12 के जो विद्यालय हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय उसके अंतर्गत एसडीएमसी का गठन किया जाता है। और एसडीएमसी जो है उसके कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके 23 सदस्य होते हैं। एसडीएमसी के अंतर्गत प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं एसडीएमसी के पदेन अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं वो तो अभिभावक होते हैं, और एसडीएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं जो पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। वहाँ अभिभावक होते हैं और यहाँ पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि वहाँ पदेन सदस्य जो सचिव होते हैं वो प्रधानाध्यापक महोदय होते हैं। यहाँ पर जो एसडीएमसी के पदेन सदस्य जो सचिव होंगे वो माध्यमिक जो विद्यालय है उसके अंतर्गत वरिष्ठतम जो द्वितीय श्रेणी के अध्यापक होंगे वो उसके पदेन सदस्य सचिव होंगे, और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं तो वरिष्ठतम जो व्याख्याता होते हैं वो इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। तो वहाँ पर जो पदेन सदस्य जो 1 से 8 का जो विद्यालय था उसके अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो संस्था प्रधान जो होंगे उसके पदेन सदस्य सचिव होंगे एसएमसी के, और एसडीएमसी के जो सदस्य जो सचिव होंगे वो 9वीं से 10वीं वाला जो स्कूल होगा माध्यमिक उसके अंतर्गत तो वरिष्ठ अध्यापक इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे, और 9वीं से 12वीं का अगर विद्यालय है तो उसके जो वरिष्ठतम जो व्याख्याता होते हैं वो इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। जैसे कि वहाँ पर हमने तुलनात्मक बात करते हैं कि एसएमसी के जो बैंकिंग का जो लेन देन है वो अध्यक्ष और जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी जो लेन देन होगा वो पदेन अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही बैंक से सारा लेन देन किया जाएगा। और यहाँ पर जो साधारण सभा है उसका जुलाई में गठन किया जाएगा, और कार्यकारिणी जो समिति है उसकी जो है बैठक जो होती है वो प्रत्येक अमावस्या को होती है, और त्रैमासिक भी इसकी बैठक की जा सकती है। तो इस प्रकार जो सारे जो पहलू हैं एसडीएमसी से संबंधित वो इस क्लास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि एसडीएमसी क्या क्या कार्य कराती है। एसडीएमसी के जो सदस्य होते हैं कुल सदस्य कितने होते हैं, एसडीएमसी के 23 सदस्य होते हैं, 23 सदस्यों में कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, साधारण सभा में कौन कौन से सदस्य होंगे। और एक बात और याद रखिए, कार्यकारिणी जो इसकी समिति है उसके जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे वही साधारण सभा के सदस्य और उपाध्यक्ष जो होंगे, और पदेन सचिव जो होंगे कार्यकारिणी के
वही साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे, वही उसके पदेन सचिव होंगे। तो इसके बारे में आज अपन पूरी बात करते हैं कि एसडीएमसी का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है, विद्यालय के प्रति क्या क्या योजनाएं बनाती हैं। तो और इसके बाद जो समिति है, भवन निर्माण समिति है, शैक्षिक उप समिति है, उसके बारे में भी आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। एसडीएमसी जो है उसके सदस्यों की जब बात करते हैं अपन, तो एसडीएमसी जो है उसके सदस्य जो होते हैं 23 सदस्य होते हैं। देखिए आप लोग, एसडीएमसी के जो सदस्य होते हैं वो 23 सदस्य होते हैं एसडीएमसी के अंतर्गत। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि इसके जो पदेन अध्यक्ष जो होंगे, एसडीएमसी के जो पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे। और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत मुख्य जो शिक्षक जो हेड टीचर हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत तो वरिष्ठतम व्याख्याता, और माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत वरिष्ठतम जो अध्यापक होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे। तो याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है कि एसडीएमसी जो है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आंसर होगा प्रिंसिपल जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एसडीएमसी के जो सदस्य सचिव कौन होते हैं। तो माध्यमिक जो विद्यालय हैं हमारे, उसके अंतर्गत जो वरिष्ठतम द्वितीय श्रेणी का जो अध्यापक होगा वो उसका सदस्य सचिव होगा। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत जो वरिष्ठतम जो व्याख्याता होते हैं वह इसके सदस्य सचिव होंगे। आगे देखिए आप लोग कि जो हमारी एसडीएमसी है उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे। एसडीएमसी के जो उद्देश्य की जब बात करते हैं अपन कि इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले उद्देश्य है विद्यालय की विकास से संबंधित। विद्यालय के विकास से संबंधित बात करते हैं कि विद्यालय की जो विकास योजना है वह एसडीएमसी के द्वारा तैयार की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व ये जो डेवलपमेंट योजना है विद्यालय की वो एसडीएमसी के द्वारा तैयार की जाएगी। और उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है उसके द्वारा भी जो कुछ उद्देश्य हैं वो भी एसडीएमसी को पूर्ण करने होते हैं। जैसे विद्यालय की नामांकन जो दर है वो आदर्श नामांकन संख्या तक लाना, विद्यार्थी का जो हमारा जो विद्यालय है उसका जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, वो आदर्श जो नामांकन है वहां तक लेके आना है अपन को। और इम्पोर्टेंट है कि माध्यमिक स्तर की जो ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उसकी दर को 2.5% से नीचे लाना है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर को कितने प्रतिशत से नीचे लाना है, 2.5% से नीचे लाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। दूसरा है विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे कि विद्यार्थी और विद्यालय के शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके, विद्यालय का समाज के साथ सहसंबंध स्थापित हो सके। ये जो सारा जो कार्य है ये किसका उद्देश्य है, एसडीएमसी का। विद्यालय के विकास से संबंधित बात करते हैं कि विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, सांस्कृतिक संसाधन है, इन संसाधनों को उपलब्ध करना जिससे कि विद्यार्थी और विद्यालय जो है उसका शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास जो है सुनिश्चित किया जा सके और विद्यालय जो है उसका समाज के साथ संबंध स्थापित हो। ये एसडीएमसी का प्रमुख उद्देश्य है। और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विकास योजना को शाला दर्पण जो पोर्टल होता है उसके ऊपर अपलोड करवाया जाकर उसकी एक प्रति विद्यालय पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती है। याद रखिएगा आप लोग, अगस्त माह का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें तैयार की गई जो विद्यालय जो डेवलपमेंट की योजना है उसे शाला दर्पण पर अपलोड कर दिया जाता है। उसकी एक प्रति विद्यालय का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर चस्पा कर दी जाती है कि भाई ये विद्यालय की विकास योजना से संबंधित है, ये कार्य इस वर्ष समिति के द्वारा कराए जाएंगे। दूसरा है इसका वित्तीय प्रबंधन से संबंधित उद्देश्य। वित्तीय प्रबंधन से संबंधित उद्देश्य कैसे, देखिए आप लोग कि जो समिति के द्वारा जो है रमसा के खाते में जो राशि प्राप्त होती है उसके रिकॉर्ड का संधारण करना, जो साल भर का जो पैसा आता है खाते में उस रिकॉर्ड का संधारण करना, और अपने कोष का उपयोग रेकरिंग और नॉन रेकरिंग जो मद होते हैं, आवर्ती मद और गैर आवर्ती मदों के अंतर्गत उसमें अपना पैसा खर्च कर सकती है। जैसे आवर्ती मद तो होंगे जो जिसमें पैसा पूर्व निर्धारित रूप से
खर्च करना निश्चित होता है। पहले ही निश्चित होता है कि हमें इन जैसे कुछ मद ऐसे होते हैं जिन पर पूर्व निर्धारित ही होता है कि कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उन्हें आवर्ती मद कहेंगे, उसे अपन रैकरिंग मद कहेंगे। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे विद्यालय का जो रखरखाव है उससे संबंधित खर्चा हो, चाहे जैसे अपन पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, ये रेकरिंग मद के अंतर्गत पैसा इसमें खर्च किया जाएगा। नॉन रेकरिंग मद जो होते हैं, गैर आवर्ती जो मद होते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं, उसमें एक बड़ा पैसा खर्च किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि संस्था को, विद्यालय को कंप्यूटर खरीदने हैं, उसके लिए बड़ा पैसा दिया जाएगा। विद्यालय भवन से मरम्मत करनी है, उसकी रिपेयरिंग करवानी है, छतों की रिपेयरिंग करानी है, या कोई कक्षा भवन का निर्माण कराना है, तो वह गैर आवर्ती मद होगा, उसके अंदर पैसा खर्च किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। और समिति जो है, केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार सरकार ने क्या क्या मैनुअल, जो किस किस मद में कितना पैसा खर्च होगा, उसके अनुसार समिति जो है पैसे खर्च करने की अनुशंसा करेगी। बैठक जो होती है उसमें खाते से लेन देन जो होगा, वह अभी समझाया था मैंने कि अध्यक्ष होते हैं और सदस्य सचिव होते हैं, उनके संयुक्त हस्ताक्षर जो होते हैं, उसी के बाद जो होते हैं इसका पैसा विड्रॉल होता है। एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं की जाती है। और ये समिति की जो बैठक होती है उसमें नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाता है, और एसडीएमसी की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता राशि हो, विद्यार्थी कोष हो और विकास शुल्क का उपयोग किया जाता है। एसडीएमसी की जो सलाह होगी उसी के आधार पर विद्यालय की वार्षिक जो सहायता राशि प्राप्त हुई, हमें विद्यार्थी कोष में पैसा प्राप्त हुआ है, और विद्यार्थी जो शुल्क, जो विकास शुल्क है उसका उपयोग किया जाना है, ये जो सब कार्य वो एसडीएमसी की सलाह पर होगा। तो ये जो उद्देश्य है वो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। जैसे देखते हैं अपन कि समिति के द्वारा रमसा के खाते में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। समिति अपने कोष का उपयोग रेकरिंग और नॉन रेकरिंग जो मद होते हैं उनमें कर सकेगी। जैसे रेकरिंग का मतलब है आवर्ती मद कौन से होंगे, जिनका खर्च पहले से ही निर्धारित हो, पूर्व निर्धारित मद होता हो। जैसे अपन बिजली का बिल दे रहे हैं, विद्यालय भवन का रख रखाव है, ये जो है पानी का बिल है, ये जो आवर्ती मद होते हैं इनके अंतर्गत पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है कि हमें इतना पैसा खर्च करना है। और नॉन रेकरिंग जो मद होते हैं, गैर आवर्ती जो होते हैं, ये पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, इनमें बड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जैसे विद्यालय के लिए कंप्यूटर खरीदना हो, या विद्यालय का जो भवन है उसकी मरम्मत करानी हो, या कक्ष का निर्माण कराना हो, इसमें ही जो है समिति अपने मदों का उपयोग कर सकती है। समिति जो है केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी। किस मद में कितना पैसा खर्च करना है वो समिति के द्वारा राज्य सरकार का जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग खर्च किया जाएगा। बैंक खातों से लेन देन बताया मैंने, अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही लेन देन होगा। एकल जो है हस्ताक्षर हैं उसके द्वारा लेन देन नहीं होगा। उसके बाद समिति की बैठक में नियोजित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा। भाई किस मद में कितना पैसा खर्च होगा उसका अनुमोदन जो है, वित्तीय लेखों का अनुमोदन प्रत्येक बैठक में होगा। एसडीएमसी की सलाह से ही देखिए आप लोग, विद्यालय की विकास सहायता राशि है, विद्यार्थी कोष का पैसा है, और विकास शुल्क का उपयोग एसडीएमसी की जो सलाह है उसी के आधार पर कराया जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसके उद्देश्य पढ़े। पहला उद्देश्य जो है हमने पढ़ा विद्यालय के विकास से संबंधित जो भी भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जो सांस्कृतिक संसाधन वो सब उपलब्ध कराना है, और उनका उपयोग कर एक समन्वित रूप से विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने का कार्य भी किसका है, एसडीएमसी का है। और दूसरा हमने पढ़ा प्रबंधन से संबंधित कि जो कितना पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च होगा, ये भी एसडीएमसी की सलाह पर होगा। अब बात करेंगे अपन इसकी जो सभा होती है, एक तो साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी समिति होती है। तो साधारण सभा जो पहले हमने पढ़ी थी एसएमसी की, उसी के अनुरूप है कि संबंधित विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता जो संरक्षक होंगे वो इसके सदस्य होंगे साधारण सभा के। संबंधित विद्यालय का जो प्रत्येक अध्यापक इसका सदस्य होगा। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जो जिला प्रमुख हैं, हमारे प्रधान हैं, सरपंच हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो ये निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। संबंधित जो हमारा कार्य क्षेत्र है विद्यालय का, उसके अंतर्गत समस्त जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य,
पंचायत समिति जो सदस्य हैं, वार्ड पंच हैं, वो भी इसके सदस्य होंगे। और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो मनोनीत जो शिक्षाविद होते हैं और सेवानिवृत्त जो शिक्षक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और समिति की कार्यकारिणी में जो मनोनीत जो शेष सदस्य होंगे वो भी इसके साधारण सभा के सदस्य होंगे। एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि कौन कौन साधारण सभा के सदस्य होंगे। कि विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके विद्यार्थियों के माता पिता और संरक्षक इसके सदस्य होंगे। विद्यालय का जो प्रत्येक जो अध्यापक है वो इसका सदस्य होगा। विद्यालय का जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर निवास करने वाले जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, नगर पालिका के पार्षद हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं और वार्ड पंच जो होंगे इसके सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद हो सकते हैं या सेवानिवृत्त शिक्षक हो सकते हैं। समिति की कार्यकारिणी में मनोनीत 6 सदस्य जो होंगे वो साधारण सभा के सदस्य रहेंगे। देखिए आप लोग कि साधारण सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। संबंधित विद्यालय में जो अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चा है उसके माता पिता इसके सदस्य होंगे। विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक इसका सदस्य होगा। संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख है, प्रधान है, सरपंच है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच इसके सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासक या सेवानिवृत्त शिक्षक भी इसके सदस्य होंगे। समिति की कार्यकारिणी में जो मनोनीत जो शेष सदस्य बचे हैं वो इसके क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो हमने इसके सदस्यता के बारे में जानकारी करी कि भाई इसके कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं। अब देखिए साधारण सभा की जो है कि समिति की जो कार्यकारिणी का जो अध्यक्ष होगा, समिति की जो कार्यकारिणी का अध्यक्ष और सदस्य जो सचिव होंगे, कार्यकारिणी जो है उसकी जो अध्यक्ष और सदस्य जो सचिव होंगे वही साधारण सभा के अध्यक्ष और सचिव होंगे। मैंने पहले बताया आप लोगों को कि कार्यकारिणी के अंतर्गत जो समिति है उसमें 23 सदस्य होते हैं। उसका जो अध्यक्ष जो होता है, पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रिंसिपल होते हैं और जो सदस्य सचिव होते हैं वो वरिष्ठ अध्यापक या वरिष्ठतम व्याख्याता होते हैं। तो कार्यकारिणी का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य सचिव होगा वही साधारण सभा के अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। उसके बाद देखिए एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जो होती है जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाती है। जो साधारण सभा की जो बैठक होती है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाती है और बैठक के अंतर्गत सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। सदस्य जो चुने जाते हैं उनका सर्वसम्मति से मनोनयन किया जाता है। यदि जहां सर्वसम्मति नहीं होती है तो वहां बहुमत को प्राथमिकता दी जाती है। और समिति के जो सभी सदस्य जो होते हैं वो साधारण सदस्य होंगे। अब सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा चंदा या शुल्क जो दिए, भाई सदस्य बन रहे हैं तो कुछ पैसा जमा कराएंगे क्या, ऐसा कोई इसके अंतर्गत प्रावधान नहीं है कि साधारण जो सभा है उसका कोई सदस्य बन रहा है तो वो सदस्य कोई चंदा जमा कराएगा, कोई निर्धारित शुल्क जमा कराएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि समिति की साधारण सभा अगर चाहे तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है कि इसकी सदस्यता शुल्क कितना होगा। भाई कोई सदस्य बन रहा है तो उसे मिनिमम इतना पैसा जमा करना होगा। वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है कि साधारण सभा का कोई सदस्य बने उसके लिए कोई पैसा जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर समिति की जो है साधारण सभा जो है वो 2/3 बहुमत से एक जो चंदा एक शुल्क निर्धारित करने की शक्ति रखती है। तो अब बात करते हैं, देखिए आप लोग कि साधारण जो सभा है कार्यकारिणी का अध्यक्ष और सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष और सचिव होंगे। समझाए भी आप लोगों को। एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जो होती है जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। बैठक में सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जहां सर्वसम्मति न हो वहां उपस्थित सदस्यों में से बहुमत को प्राथमिकता दी जाती है। समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे। और देखिए चंदा और शुल्क के बारे में भी समझाया मैंने कि साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा कोई शुल्क चंदा प्रारंभ में अनिवार्य नहीं होगा। भाई कोई सदस्य बन रहा है उसके लिए कोई चंदा शुल्क देना अनिवार्य नहीं है। सदस्य स्वच्छ से चंदा दे सकते हैं अपनी इच्छा से। समिति की जो साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 2/3 बहुमत से जो साधारण सभा है वो 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है। परंतु सदस्यता जो है उसकी कोई राशि निर्धारित नहीं है, स्व इच्छा से चंदा दे सकता है। अगर समिति चाहे साधारण सभा तो 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है। अब हमने सदस्य भी देख लिए कि कौन कौन इसका सदस्य होगा, इसकी बैठक कब होगी ये भी देख लिया हमने।
अब सदस्यता की समाप्ति के बारे में बात करेंगे। भाई सदस्यता कब समाप्त होगी? अगर सदस्य की मृत्यु हो जाए, सदस्य अपना त्याग पत्र दे दे, जो निर्वाचित जो सदस्य थे, जैसे हमने पढ़ा जिला प्रमुख है, सरपंच है और पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, यदि वो निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचित सदस्य नहीं रहते हैं, जब वो निर्वाचित सदस्य निर्वाचित नहीं रहते हैं, उस स्थिति में उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो साधारण सभा की सदस्यता है वो किस प्रकार समाप्त हो सकती है? या तो सदस्य की मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या निर्वाचित जो सदस्य हैं वो निर्वाचित नहीं रहे, उस स्थिति के अंतर्गत सदस्यता समाप्त हो सकती है। साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करें अपन, तो साधारण सभा है वो संस्था के विकास हेतु विकास राशि को एकत्रित होने पर विचार विमर्श कर उसका निर्णय कर सकती है कि संस्था के विकास के लिए जो विकास राशि जो हमें इकट्ठा करनी है उस पर विचार विमर्श करने का काम इसका होता है। कार्यकारिणी जो समिति के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, जो दूसरी समिति होगी कार्यकारिणी समिति, उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनकी समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? साधारण सभा के द्वारा की जाएगी। और कार्यकारिणी समिति के द्वारा संस्था के परिचालन व्यय में, संस्था जब चल रही है तो उसमें जब पैसा प्राप्त हो रहा है और पैसा जिन मदों में खर्च हो रहा है, तो आय और व्यय में अगर अंतर आ जाता है तो उस अंतर को कम करने के लिए, उस पैसे की वसूली करने के लिए छात्रों से वो पैसा वसूल किया जाए, किस फीस के रूप में उसको लिया जाए, ये जो प्रावधान है वो भी साधारण सभा के द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो देखिए आप लोग कि साधारण सभा की सदस्यता की समाप्ति अभी समझाया मैंने, या तो सदस्य की मृत्यु हो जाए, सदस्य त्याग पत्र दे दे, या निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य नहीं रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। साधारण सभा के कर्तव्य बताए मैंने अभी आपको कि कार्यकारिणी समिति के द्वारा संस्था का जो परिचालन व्यय में, आय और व्यय में अंतर आ गया, पैसा कितना प्राप्त हुआ, पैसा खर्च हुआ, उसमें डिफरेंस आ गया, तो छात्रों से वसूल की जाने वाली फीस के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण सभा के द्वारा। संस्था के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि को एकत्रित होने पर विचार विमर्श और निर्णय करना। कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए जो कार्य जो होते हैं, कार्यकारिणी जो समिति होती है वो वर्ष भर में जो भी कार्य करेगी उसकी समीक्षा भी किसके द्वारा की जाएगी? साधारण सभा के द्वारा की जाएगी। साधारण सभा के निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से लिए जाएंगे। जैसा कि पहले बताया मैंने आपको कि साधारण जो सभा है वो उसका जो निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से होता है, सबकी सहमति में होगा, लेकिन अगर सर्वसम्मति नहीं होती किसी भी विषय पर तो फिर जो होगा वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने सदस्यों की समाप्ति के बारे में बात करी, सदस्य इसके अधिकार, इसके कर्तव्य के बारे में बात करी। अब आगे जो है बैठक का जो आयोजन की बात करते हैं अपन कि बैठक जो होगी, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि साधारण सभा की जो बैठक होती है उसका कोरम जो होता है वो 50% से कम होगा। साधारण सभा की जो बैठक होती है उसकी जो गणपूर्ति होती है वो 50% तक होती है। और कार्यकारिणी जो समिति की जो मासिक बैठक होती है, ये तो साधारण सभा की बात कर रहे हैं अपन, और कार्यकारिणी जो समिति होती है उसकी जो मासिक जो बैठक होती है वो अमावस्या के दिन निर्धारित की गई है। अगर अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश होता है तो दूसरे दिन होगी, जिसका कोरम भी न्यूनतम 50% रहेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं कि साधारण सभा की जो बैठक है उसका कोरम जो है 50% से कम रहेगा, और कार्यकारिणी जो समिति की जो बैठक होती है वो माह में अमावस्या के दिन निर्धारित की गई है और उसकी गणपूर्ति भी 50% रहेगी। लेकिन एसएमसी की जब बात करी थी हमने तो वहां का गणपूर्ति 33% था। याद रखिएगा, आप लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा कि एसएमसी की जो गणपूर्ति थी वो 33% थी, और एसडीएमसी में जो मीटिंग की जो गणपूर्ति होगी वो 50% रहने वाली है। समिति की जो कार्रवाई की जो बैठक है ना, वो प्रिंसिपल जो है वो सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में सूचना देगा। यहां पर याद रखने वाली बात है कि 2 सप्ताह पूर्व जो है वो सूचना देगा, वहां 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जा रही थी, यहां 2 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी। और समिति की जो सभी गतिविधियों की प्रगति की जो सूचना है हमें 3 माह में, प्रत्येक 3 माह के अंतर्गत क्या क्या हमने प्रगति की है उसे हम सलाह दर्पण पर अपलोड करेंगे कि हमने इन टारगेट्स को इन 3 महीनों में अचीव किया है। और एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की कार्रवाई का विवरण जो है एक नियमित जो रजिस्टर होता है उसके अंदर जो प्रिंसिपल के आदेश के अनुसार जो सदस्य जो सचिव होते हैं वो पूरी मीटिंग की जो कार्रवाई होती है उसको नियमित रूप से रजिस्टर में संधारित करते हैं। तो वापस बात करते हैं अपन, देखिए आप लोग कि बैठकों को आयोजन कि कार्यकारिणी की समिति की मासिक बैठक अभी बताया मैंने अमावस्या को रखी जाती है। विद्यालय में यदि अमावस्या के दिन छुट्टी होती है तो दूसरे दिन इसकी मीटिंग होगी। कोरम 50%, गणपूर्ति जो होगी वो 50%
से ही पूर्ण होगी। साधारण सभा का भी कोरम 50% होगा। समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व में, इंपॉर्टेंट है, कितने सप्ताह पूर्व? 2 सप्ताह पूर्व, मतलब 14 दिन पूर्व ही सूचित किया जाएगा। समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की जो सूचना है, प्रत्येक 3 माह के अंदर हमने कौन कौन से टारगेट अचीव किए हैं, किसमें कितनी प्रगति की है, वो साला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। और प्रत्येक बैठक की कार्रवाई का विवरण जो होता है, वो सदस्य जो सचिव होते हैं वो एक रजिस्टर में उसको संधारित करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि इसकी जो गणपूर्ति होती है कितनी होती है? 50% होती है एसडीएमसी की, साधारण सभा की 50% होती है और एसएमसी की 33% होती है। अब इसमें एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, कि एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति है उसके कितने सदस्य होते हैं। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में 23 सदस्य होते हैं। देखिए आप लोग 23 सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रधान जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभिभावक जो होते हैं उनमें एससी और एसटी के जो 2 सदस्य होंगे इसके अंतर्गत। अभिभावकों में महिला प्रतिनिधि होते हैं, उसमें भी 2 सदस्य होंगे। अभिभावकों में से अन्य जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी 2 सदस्य होते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक होगा वो 1 सदस्य होगा। गणित का जो होगा वो भी 1 सदस्य होगा। विज्ञान का होगा वो भी सदस्य होगा। पंचायत और शहरी निकाय के जो सदस्य होते हैं उनमें भी 1 सदस्य, उनके 2 सदस्य होंगे। वित्त विभाग का 1 व्यक्ति, हमारे जो संस्था के अंतर्गत जो लेखा कार्मिक होते हैं वो 1 सदस्य, वो भी सदस्य होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय का जो प्रतिनिधि होगा वो भी 1 सदस्य होगा। महिला समूह में से प्रतिनिधि होंगे वो 1 सदस्य होगा। इस प्रकार 23 सदस्य इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत होते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि 50% तो महिलाएं होंगी इनके अंतर्गत। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि इसके पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो प्रिंसिपल होंगे और सदस्य जो सचिव होंगे वो वरिष्ठतम अध्यापक या वरिष्ठतम व्याख्याता जो होंगे वो इसके पदेन सचिव होंगे। तो कार्यकारिणी के बारे में बात करते हैं, समिति के बारे में, कि प्रधान इसके कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% महिलाएं होती हैं। देखिए प्रधानाचार्य हमारे जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अभिभावक में से एससी और एसटी के 2 सदस्य होंगे इसके अंतर्गत। अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि होंगे, 2 सदस्य होंगे। अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं उनमें 2 अन्य प्रतिनिधि होंगे। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक 1 सदस्य होगा। गणित का 1 होगा। विज्ञान का अध्यापक होगा। पंचायत हो या शहरी निकाय उससे 2 सदस्य होंगे इसके। वित्त विभाग जो हमारी स्कूल के अंतर्गत जो लेखा कार्मिक होते हैं वो उसके सदस्य होंगे, क्योंकि लेखा का भी रिकॉर्ड रखना होता है। अल्पसंख्यक जो समुदाय उसका 1 सदस्य होगा। महिला समूह में से 1 प्रतिनिधि होगा। और ग्राम विकास समिति जो है उसमें से जो शिक्षाविद हैं वो इसके 1 सदस्य होंगे। उसके बाद देखिए विज्ञान मानविकी कला संस्कृति का प्रतिनिधि जो जिला परियोजना समन्वयक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डीपीसी, जो डिस्ट्रिक्ट परियोजना कोऑर्डिनेटर जो हमारे होते हैं जिला परियोजना समन्वयक, उनके द्वारा विज्ञान मानविकी कला संस्कृति के प्रतिनिधि जो हैं 1 सदस्य को वो मनोनीत कर सकते हैं। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी जो हमारे हैं, जो डीओ महोदय हैं, वो 1 सदस्य को यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं 2, विधायक के 2 प्रतिनिधि होते हैं। और प्रधान जो हमारे प्रिंसिपल महोदय होते हैं वो उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम व्याख्याता और माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम अध्यापक को क्या बनाते हैं? सदस्य सचिव बनाते हैं। इस प्रकार जो है हमारी जो कार्यकारिणी समिति है उसमें 23 सदस्य होते हैं। याद रख लीजिएगा आप लोग, कार्यकारिणी समिति के जो पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एसएमसी के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक होते हैं। और एसडीएमसी के जो पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। और वहां पर जो पदेन सदस्य जो सचिव होते हैं एसएमसी के वो प्रधानाचार्य महोदय होते हैं, प्रधानाध्यापक महोदय होते हैं। और यहां पर जो सदस्य जो सचिव होंगे वो वरिष्ठतम अध्यापक या वरिष्ठतम जो व्याख्याता होते हैं वो इसके सदस्य सचिव होंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना अधिकतम है। उसके बाद देखिए कुल सदस्य कितने बताए मैंने, यहाँ पर 23 सदस्य हैं। और एसएमसी के जो सदस्य होते हैं उनकी तुलना करते हैं तो उसकी सदस्यता कितनी होती है? 16 होती है। वहां गणपूर्ति कितनी है? 33% है। यहाँ गणपूर्ति कितनी है? 50% है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। समिति का कार्य क्षेत्र समिति के पंजीकृत कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास
के कुल भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होगा। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका निवास स्थान है वहां तक इस समिति का दायरा होगा, लेकिन समिति जो है विकास कार्य जो है वह विद्यालय परिसर के अंदर ही कराएगी। समिति का दायरा तो जो 1-1.5 किलोमीटर तक जहां पर बच्चा रह रहा है उसके निवास स्थान तक रहेगा, लेकिन समिति जो विकास कार्य कराएगी वो विद्यालय और विद्यालय का जो खेल मैदान है उसकी 4 दीवारी है उसके अंतर्गत विकास कार्य कराने का दायित्व किसका होगा? एसडीएमसी का होगा। देखिए कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कल भी समझाया था मैंने आपको कि कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। और अन्य सदस्य पदेन होंगे। जो पदेन सदस्य जैसे हैं अपन बात करते हैं प्रिंसिपल हैं वो तो रहेंगे ही सही, और सदस्य जो सचिव हैं वो रहेंगे सही, और दूसरे जो हैं वो उनका कार्यकाल कितना रहता है? 2 वर्ष का रहता है। कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करते हैं कि देखो विकास कोष से, चाहे विद्यार्थी विकास कोष हो या विद्यालय विकास कोष से कराए जाने वाले विकास कार्यों का निर्णय करना, लागत अनुमोदित करना, कराए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना और भुगतान को अधिकृत करने का कार्य कार्यकारिणी का होता है। परिचालन मद के अंतर्गत अभी बताया मैंने कि परिचालन मद के अंतर्गत आय और व्यय में जब अंतर आ जाता है तो उसको बैलेंस करने का जो कार्य भी कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है और उसका अनुमोदन साधारण सभा के द्वारा किया जाता है। देखिए आय और व्यय का जायजा लेना, कुल भार विशेष मद में आय और वांछनीय व्यय कम होने पर विद्यार्थियों से फीस वसूल करने पर विचार कर फीस की दरों के प्रस्ताव को साधारण सभा को अनुमोदन के लिए प्रेषित करना। भाई कितना पैसा विद्यार्थियों से वसूल किया जाएगा, किस रूप में वसूल किया जाएगा, वो जो कार्य है वो साधारण सभा के सामने प्रस्तुत करना। वार्षिक बजट पारित करना, समिति की संपत्ति की सुरक्षा करना, साधारण सभा के द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्वित करना। भाई साधारण सभा में कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको क्रियान्वित करना। अन्य कार्य जो समिति के हितार्थ होते हैं वो कार्य कौन करती है? एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के द्वारा किए जाते हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक देखिए अभी बताया मैंने अमावस्या को होती है और त्रैमासिक भी इसकी बैठक हो सकती है। प्रत्येक अमावस्या को होगी या फिर हम व्यवस्थार्थ साल में जो है इसकी 4 बैठक कर सकते हैं, मतलब त्रैमासिक बैठक भी हो सकती है इसकी। उसके बाद देखिए आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी को किसी भी समय बैठक बुलाने के निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसकी अनुपालना अध्यक्ष द्वारा 1 सप्ताह में करना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो एसडीएमसी की बैठक जो है कभी भी बुला सकता है और इस 7 दिन में इसकी पालना करना आवश्यक होगा। बैठक का कोरम इंपॉर्टेंट है। देखो बैठक का कोरम कार्यकारिणी समिति की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसी बैठक जिसमें 50,000 रुपए से अधिक के व्यय का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उसमें अभिभावकों के प्रतिनिधि, मनोनीत जनप्रतिनिधि, उपखंड अधिकारी और छात्र प्रतिनिधि सदस्यों की कुल संख्या के आधे से सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि 50,000 रुपए से ज्यादा का कार्य कराया जा रहा है तो उसके अंतर्गत उससे उपखंड अधिकारी, छात्र प्रतिनिधि सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी, मतलब इसकी भी गणपूर्ति 50% ही होगी। बैठक की सूचना प्राय 7 दिन पूर्व दी जाएगी। अत्यावश्यक बैठक हो, अर्जेंटली बैठक हो तो 2 दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और सर्वसम्मति नहीं होती है तो आपको पता है सर्वसम्मति नहीं होती है वहां पर बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है कि हमने क्या क्या फैसला इस कार्यक्रम में लिए हैं, उसके ऊपर बहुमत किन किन लोगों का है, कौन इस पक्ष में है कौन इसके विपक्ष में है, तो वहां बहुमत के आधार पर डिसीजन ले लिया जाता है। उसके बाद देखिए कि हमारी जो कार्यकारिणी समिति होती है उसमें प्रमुख रूप से तो 2 व्यक्ति हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और सदस्य सचिव होता है। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जो हैं उसके क्या कार्य हैं, सदस्य सचिव हैं उसके क्या कार्य हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष के क्या क्या काम होगा। तो सबसे पहले नाम ही अध्यक्ष है तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष महोदय करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, अगर मत बराबर हो जाते हैं किसी विषय को लेकर या कोई ऐसा विषय है जिसमें वोटिंग बराबर हो रही है तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष का रहेगा। याद रखिएगा आप लोग, मत बराबर आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष का होता है, बैठकों को बुलाने का अधिकार होता है, समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, संविदा और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जो करने होते हैं वो अध्यक्ष करते हैं, और आय और व्यय पर नियंत्रण करना,
केशियर के माध्यम से लेखों का रिकॉर्ड रखना, ये सारे कार्य अध्यक्ष के होते हैं। बैठकों की अध्यक्षता करना, मत बराबर होने पर निर्णायक मत देना, बैठक बुलाना, समिति का प्रतिनिधित्व करना और आय व्यय का नियंत्रण करना, और केशियर जो महोदय होते हैं उसके माध्यम से रिकॉर्ड को जो लेखा जो रिकॉर्ड होते हैं उनको संधारित करना, ये कार्य अध्यक्ष के होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो सदस्य सचिव होते हैं, जो वरिष्ठतम अध्यापक और वरिष्ठतम व्याख्याता, माध्यमिक स्कूलों के अंतर्गत तो वरिष्ठ अध्यापक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत वरिष्ठतम व्याख्याता सदस्य सचिव होंगे। वो क्या, उनका क्या कार्य होगा, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना। वे बैठक कब बुलाई जा रही है, कार्रवाई को लिखना, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं उनको लिखना, उनका रिकॉर्ड रखना, कोई भी अधिकृत मामला हो उसमें समिति का प्रतिनिधित्व करना, कानूनी दस्तावेज पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, ये सारे जो कार्य होंगे वो सदस्य सचिव के होंगे। देखते हैं हम, देखो कि कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं तो अध्यक्ष के बारे में बताया कि बैठकों की अध्यक्षता करना, मत बराबर होने पर निर्णायक मत देना, बैठकों को बुलाना, प्रतिनिधित्व करना, संविदा और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और आय और व्यय पर नियंत्रण करना, और केशियर जो महोदय हैं उसके माध्यम से लेखों का संधारण करना। उसके बाद आता है सदस्य सचिव। सदस्य सचिव का कार्य क्या होगा, बैठक को आहूत करने की सूचना जारी करना, बुलाते तो वो हैं और सूचना जारी सदस्य सचिव करेंगे। कार्रवाई में जो बैठक के अंदर क्या क्या कार्य किया गया है उसका रिकॉर्ड रखना, अधिकृत मामलों का प्रतिनिधित्व करना, कानूनी दस्तावेज पर समिति को हस्ताक्षर करना, और संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक और कार्य जो भी आवश्यक हो वो किसके द्वारा किया जाएगा, सदस्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर सदस्य सचिव के बारे में क्या क्या कार्य हैं और जो अध्यक्ष महोदय हैं उसके क्या क्या कार्य हैं। अब बात करते हैं अपन एसडीएमसी का जो कोष होता है, वो कोष कौन कौन से प्रकार का होता है। यहाँ पर जो कोष है वो दो प्रकार का कोष होता है, एक तो विकास कोष होता है और एक होता है परिचालन कोष। जो विकास कोष होता है उसके अंतर्गत जो पैसा आता है वो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके द्वारा जो प्राप्त जो राशि होगी वो विकास कोष के अंतर्गत जमा होगी। अभिभावक हैं, नागरिक हैं, वो भी विकास, विद्यालय के विकास के लिए कुछ अनुदान सहायता भामाशाहों के द्वारा दी जा रही है, वो भी विकास कोष में आएगी, और कुछ अन्य जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है वो भी विकास कोष के अंदर आएगी। लेकिन याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि यदि विकास कोष के अंतर्गत योगदान कोई सामग्री का हो रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है और कोई सामग्री दे रहा है, तो उसका अनुमानित मूल्य के हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे कोई विद्यालय के अंदर कोई चीज दे दी, किसी ने पैसा न देकर कोई टेबल दे दी, कोई पंखा दे दिया, कोई भी चीज दे दी XYZ, तो उसका जितना पैसा अनुमानित होगा उसी हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो विकास योजना के अंतर्गत, विकास कोष के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसका संधारण किया जाएगा विकास कोष में। अभिभावक हैं, नागरिक जो भामाशाह हैं वो उसमें अनुदान दे रहे हैं कोष के लिए। इस प्रकार विकास कोष के अंदर पैसा रहेगा। उसी प्रकार परिचालन कोष होता है। परिचालन कोष में जो वर्ष में जो चंदे आते हैं, शुल्क जो प्रत्येक छात्र से शुल्क लिया जाता है, चाहे टीसी का शुल्क हो या XYZ जैसा भी शुल्क हो, वो परिचालन कोष में आएगा। राजकीय सहायता भी आती है, सरकार अनुदान भी देती है, और कुछ पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है वो परिचालन कोष के अंतर्गत आती है। और इंपॉर्टेंट बात है कि विकास कोष और परिचालन जो कोष हैं उसका जो पैसा होता है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, उसके अंतर्गत खाता खुलता है SDMC के नाम से, और अध्यक्ष और सदस्य सचिव जो होते हैं दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा पैसा विड्रॉल होता है। अभी समझाया मैंने कि एकल हस्ताक्षर से पैसा विड्रॉल नहीं होगा। तो बात करते हैं, देखिए अब लोग समिति के कोष के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है विकास कोष, एक होता है परिचालन कोष। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो विकास कोष में आएगा। अभिभावक या नागरिक जो भामाशाह होते हैं वो विकास कार्यों के लिए जो अनुदान देते हैं वो इसमें आएगा। पूंजीगत जो प्राप्त प्रकृति की जो आय होगी वो भी इसी में आएगी। यदि विकास कोष में हमें बताया मैंने कि सामग्री के रूप में अगर कोई चीज प्राप्त हो रही है तो अनुमानित मूल्यों के हिसाब से उसका लेखा रखा जाएगा। भाई कितने रुपए की अनुमानित, भाई ये 2000 की है, 5000 की है, भाई ये टेबल 10,000 की आ सकती है, तो ये 5000 की आ सकती है, तो उसका अनुमानित मूल्य निर्धारित करके उसका हिसाब रखा जाएगा। परिचालन कोष में देखो चंदा प्राप्त हो रहे हैं, राजकीय सहायता, सरकार के अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिशुल्क जो विद्यार्थी हम प्राप्त कर रहे हैं शुल्क, और अन्य पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है वो परिचालन कोष में आएगी। उसके बाद हमने समझाया आपको कि
उक्त प्रकार की जो दोनों राशि कोषों की संचित राशि जो होती है उसको राष्ट्रीय बैंक में या सहकारी बैंक में अलग अलग खातों में जमा रखी जाएगी और अध्यक्ष और सदस्य सचिव जो हैं वो संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन संभव होगा। एक के हस्ताक्षर से लेन देन संभव नहीं होगा, दोनों को जाना पड़ेगा, दोनों के हस्ताक्षर होंगे तभी क्या होगा, जाना जरूरी नहीं है, दोनों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। दोनों में से कोई भी व्यक्ति जाकर पैसा विड्रॉल कर सकता है लेकिन हस्ताक्षर दोनों के ही होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये तो होगी समिति के बारे में बात पूरी की पूरी। अब समिति का वर्ष में क्या होगा, ऑडिट भी होगी। तो समिति के जो समस्त लेखे जो होते हैं, जितना भी लेखा जो वित्तीय जो रिकॉर्ड होता है उसका वार्षिक जो ऑडिट होता है वो सीए के द्वारा कराई जाती है। समिति के सभी विधान में परिवर्तन कर सकते हैं। समिति का जो विधान है वो आवश्यकता अनुसार राज्य के निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। साधारण सभा के जो कुल सदस्य होते हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा, याद रखिए आप लोग, सभी जो एसडीएमसी है उसके विधान में परिवर्तन जो है वो तो राज्य अपनी आवश्यकता, सरकार जो है वो आवश्यकता अनुसार कर सकती हैं, लेकिन साधारण सभा के जो कुल उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा भी इसके विधान में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन वो परिवर्तन जो होगा ना वो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 जो है उसकी धारा 12 के अनुरूप ही होगा। उसके अंदर जो निर्धारित फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही परिवर्तन होगा। राजस्थान संस्था पंजीकरण जो अधिनियम है 1958 की जो धारा जो 12 है उसके अंदर का जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग विधान में परिवर्तन होगा। समिति का विघटन, समिति का विघटन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है समिति का विघटन। अगर समिति का विघटन हो जाता है तो समस्त चल और अचल संपत्ति जो होती है वो समान उद्देश्य वाली जो समिति है उसको हस्तांतरित कर दी जाती है। याद रखिएगा आप लोग कि जो समिति है उसका विघटन हो सकता है। अगर विघटन करना आवश्यक हो गया है तो समिति की जो समस्त चल और अचल संपत्ति होती है वो समान उद्देश्य वाली समिति को हस्तांतरित कर दी जाती है। लेकिन ये जो कार्रवाई होगी वो भी राजस्थान जो पंजीकरण अधिनियम जो 1958 की जो धारा 13 और धारा 14 है उसके अकॉर्डिंग ही ये कार्रवाई की जा सकती है। और विकास कोष समिति जो है एसडीएफ स्कूल डेवलपमेंट जो फंड जो कमेटी है उसको विद्यालय की चल और अचल जो संपत्ति है उसको बेचने का, उसको गिरवी रखने का, उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, दोबारा बता रहा हूं कि संविधान इस जो समिति का जो विधान है उसमें परिवर्तन हो सकता है। साधारण जो सभा है वह कुल उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से इसका विधान परिवर्तित कर सकती है, बहुमत के आधार पर कर सकती है। और संस्था जो पंजीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग इसका विधान परिवर्तन हो सकता है। समिति का विघटन हो सकता है क्या? जी, अगर आवश्यक लगता है तो समिति का विघटन भी किया जा सकता है। तो समस्त जो समिति की चल और अचल संपत्ति है वो समान उद्देश्य वाली समिति को स्थानांतरित कर दी जाती है और इसका जो कार्रवाई होगी वो भी संस्था राजस्थान संस्था पंजीकरण जो अधिनियम है 1958 हमारा उसकी धारा 13 और 14 के अकॉर्डिंग ही होगी। और विकास कोष जो समिति होती है वो संपत्ति जो विद्यालय की चल और अचल संपत्ति होती है उसको न तो नष्ट कर सकती है, न उसको गिरवी रख सकती है, न उसको बेच सकती है, ऐसा उसके पास अधिकार नहीं होता है। तो हम देखते हैं आगे की बात। देखिए जो मैंने समझाई आपको कि समिति का अंकेक्षण चार्टेड अकाउंट के द्वारा कराया जाता है। समिति के विधान में परिवर्तन अगर राज्य के निर्देशानुसार होगा। साधारण सभा के कुल उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से या कार्यकारिणी के साधारण सभा के प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत सरकार की पूर्व अनुमति से परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद देखो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप ये परिवर्तन होगा विधान में, समझाया भी मैंने आपको। समिति का विघटन अगर आवश्यक होता है तो समिति की चल और अचल संपत्ति है समान उद्देश्य वाली समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी और उक्त समस्त कार्रवाई जो है पंजीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 और 14 के अकॉर्डिंग होगी। विकास कोष जो होता है समिति विद्यालय की चल और अचल संपत्ति को बेचने, उसको गिरवी रखने और अन्यथा खुर्द-बुर्द करने का अधिकार इसके पास नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि किसके द्वारा, कौन सी अधिनियम के द्वारा विधान परिवर्तन हो सकता है, तो 1958 की धारा जो है 12 के अकॉर्डिंग इसमें विधान में परिवर्तन कर सकते हैं। विघटन 13 और 14 के अकॉर्डिंग इसके द्वारा विघटन किया जा सकता है और राज्य सरकार जो है अपने निर्देशानुसार कर सकती है विघटन। तो इसके बाद अपन ये हमने बात करी एसडीएमसी के बारे में। एसडीएमसी की साधारण सभा क्या होती है, कार्यकारिणी समिति क्या होती है, अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं
और सदस्य सचिव के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि विद्यालय में और भी समितियां होती है, जैसे भवन निर्माण उप समिति होती है। तो भवन निर्माण नाम से पता लग रहा है कि भवन निर्माण उप समिति, जो भवन के निर्माण से संबंधित समिति बना दी जाती है, जो विद्यालय के अंदर जो भवन का निर्माण करना है, कुछ मरम्मत करानी है, कुछ रखा रखाव है, कुछ नई कक्षा का निर्माण करना है, तो उससे समिति, जो उससे संबंधित समिति होती है वो होती है विद्यालय उपभवन समिति। तो विद्यालय उपभवन समिति के अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं। याद रखने की बात है, विद्यालय उपभवन में 6 सदस्य होंगे और जो शिक्षा उप समिति होती है उसमें 8 सदस्य होते हैं, और एसडीएमसी की कार्यकारिणी में 23 सदस्य होते हैं, एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं। तो विद्यालय उपभवन जो समिति है उसमें बात करेंगे अध्यक्ष कौन होंगे, वही प्रिंसिपल जो होंगे उसके अध्यक्ष होंगे। पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि भी उसका एक सदस्य होगा। अभिभावक एक उसमें सदस्य होंगे। जो निर्माण कार्य से संबंधित जो हमारे जयन जो होते हैं ना, रमसा और समसा के जो जयन होते हैं, जिनको निर्माण कार्य का अनुभवी होते हैं, टेक्निकल जो व्यक्ति होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और हमारा जो लेखा का जो कार्मिक होता है हमारे संस्था का, वो भी इसका सदस्य होता है, क्योंकि कितना पैसा खर्च होना है वो उसका रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद जो सदस्य सचिव जो होते हैं, कार्यकारिणी का जो सदस्य सचिव होता है वही वरिष्ठतम अध्यापक और वरिष्ठ व्याख्याता, वो भी इसका सदस्य होगा। इस प्रकार इसके कितने सदस्य होते हैं, भवन समिति के 6 सदस्य होते हैं। वापस रिपीट करता हूं, एक तो प्रिंसिपल इसके अध्यक्ष होंगे, सदस्य सचिव वही वरिष्ठ व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक होंगे, पंचायत या स्थानीय निकाय का एक सदस्य होगा, निर्माण कार्य से संबंधित जो हमारे रमसा के जो जयन है वो इसके सदस्य होंगे, और जो हमारा संस्था का जो ऑडिट करने वाला जो लेखा कार्मिक होता है वो इसका सदस्य होगा। देखिए आप लोग, विद्यालय उपभवन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष होंगे वो प्रिंसिपल होंगे, पंचायत या स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि होगा, अभिभावक इसके सदस्य होंगे, निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति जैसे हमारे रमसा और समसा के जो जयन हैं वो इसके सदस्य होंगे, लेखा ऑडिट का प्रतिनिधि हमारा संस्था का लेखा कार्मिक इसका सदस्य होगा, और हेड टीचर जो होगा वरिष्ठ व्याख्याता तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में इसका सदस्य सचिव होगा। इस प्रकार जो है इस विद्यालय जो भवन समिति है, उप भवन समिति है, उसके अंतर्गत जो है कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। अब इसके समिति बना ली हमने, अब समिति के क्या क्या कार्य होंगे ये भी तो पता होना चाहिए कि समिति क्या कार्य कराएगी। भाई नाम से पता लग रहा है कि भवन उपभवन समिति मतलब भवन निर्माण करेगी, विद्यालय के अंतर्गत जो मेजर रिपेयर योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन करना, संचालन करना, मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण करना, रिपोर्टिंग करना, लेखों का संधारण करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि निर्माण जो कार्य हैं उसको वित्तीय नियमानुसार अनुबंधन करवाना, उसका टेंडर जारी करवाना, या ये समिति है खुद भी निर्माण कार्य करा सकती है, या तो जो निर्माण कार्य जो हैं वो नियम वित्तीय नियम अनुसार ये टेंडर जारी कर दूसरे से कार्य करा सकती है, या खुद समिति भी कार्य कर सकती है। तो कार्य देखेंगे, देखो हम इसके ये विद्यालय भवन और उप समिति के जो कर्तव्य हैं, भवन निर्माण व मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन करना, संचालन करना, मॉनिटरिंग करना, ये जो सब कार्य होंगे वो विद्यालय भवन समिति के होंगे। निर्माण कार्यों का वित्तीय नियमानुसार टेंडर जारी करना, यह खुद संस्था भी जो है स्वयं जो भी है वो इसके बारे में कार्य कर सकती हैं। अब इसके बाद देखिए शैक्षिक उप समिति, जो शैक्षिक उप समिति होती है उसमें 8 सदस्य होते हैं। जो हमारी विद्यालय के अंतर्गत जो शैक्षिक जो उप समिति होती है उसके अंदर 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में जो अध्यक्ष होंगे वो प्रिंसिपल महोदय होंगे, अभिभावक इसके सदस्य होंगे, विज्ञान और गणित का जो सदस्य हैं वो इसका जो विशेषज्ञ हमारे अध्यापक वो भी इसके सदस्य होंगे, मानविकी के जो विषय हैं उसके भी सदस्य होंगे, कला है, संस्कृति है, क्राफ्ट है, खेलकूद का जो हमारा एक जो सदस्य यहाँ पर होगा, भाषा संबंधित एक सदस्य होगा, और प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के द्वारा मनोनीत जो विद्यार्थी वो इसका सदस्य होगा। और जैसा कि हमने बताया कि कार्यकारिणी जो समिति होती है, जो हमारी कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके जो सदस्य सचिव हैं माध्यमिक विद्यालय जो हैं उसके अंतर्गत जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत जो वरिष्ठतम जो व्याख्याता होते हैं वो इसके पदेन सचिव होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने शैक्षिक उप समिति के बारे में बात करी कि शैक्षिक उप समिति के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं,
और भवन निर्माण समिति के अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं और एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसके अंदर 23 सदस्य होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसमें 23 सदस्य होते हैं और भवन निर्माण समिति के अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं और शिक्षा उप समिति जो होती है उसके अंदर 8 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो प्रिंसिपल महोदय ही रहेंगे और सदस्य जो इसके सचिव होंगे वो माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक होगा और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत वरिष्ठतम जो व्याख्याता होंगे उसके पदेन सचिव होंगे। अब देखिए आप लोग, शैक्षिक उप समिति का कार्य क्या होगा कि वर्ष भर में हमने जो शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन देनी है, किस प्रकार देनी है, क्या क्या इसकी गुणवत्ता हमें को निर्धारित करनी है। जो हमारा एसडीजी गोल है 4 नंबर का, जो हमारे एसडीजी सतत विकास लक्ष्य की 17 गोल है, उसके अंदर जो एसडीजी नंबर 4 है वो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, वो प्राप्त करना इस शैक्षिक समिति का प्रमुख लक्ष्य रहने वाला है कि किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। आरटी एक्ट के अंतर्गत 2009 चाहे एनईपी 2020 हो उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। वही उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य किसका है? शैक्षिक उप समिति का है। शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण करना, उसको क्रियान्वयन करना, शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना, सुझावों की परीक्षण करना, आगामी कार्य योजना में सम्मिलित करना और इंपॉर्टेंट क्या है? शैक्षिक गुणवत्ता सुधार करना। जो क्वालिटी एजुकेशन है वो किस प्रकार दी जाए उसकी योजना का निर्माण करना। शैक्षिक समंकों का विश्लेषण, निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों के अंतर्गत उपलब्धि कम है उन क्षेत्रों के अंतर्गत उपलब्धि किस प्रकार की जा सकती है, किस विषय के अंतर्गत छात्र जो कमजोर चल रहा है किस प्रकार की योजना बनाए कि छात्र का विकास अधिकतम हो, उसको सम्मेलन देना, रेमेडियल क्लासेज लगाना, उपचारात्मक शिक्षण कराना, मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और फॉलोअप कार्यवाही करना इस समिति का कर्तव्य रहेगा। इस प्रकार देखिए साथियों, हमने एसडीएमसी के बारे में अध्ययन किया कि एसडीएमसी जो होती है, जो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय हैं उसके अंदर एसडीएमसी होती है। एसडीएमसी के हमने साधारण सभा के कार्य पढ़े और कार्यकारिणी समिति के बारे में पढ़ा, कार्यकारिणी समिति में कौन इसका सदस्य होगा। उसके बाद हमने शैक्षिक समिति पढ़ी, भवन निर्माण समिति पढ़ी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखने की वाली बात है कि एसएमसी और एसडीएमसी में थोड़ा सा अपन अंतर बात करते हैं कि एसएमसी और एसडीएमसी के अंतर्गत अंतर क्या है। एसएमसी जो होती है वो कक्षा 1 से 8वीं तक का जो विद्यालय होता है उसके अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। कक्षा 9 से 12वीं तक का जो विद्यालय होता है उसके मैनेजमेंट के लिए एसडीएमसी का गठन किया जाता है। इसके बाद देखिए आप लोग कि एसएमसी जो है इसका जो अध्यक्ष होगा वो अभिभावकों में से होगा। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है कि एसएमसी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अभिभावकों में से होगा। और यहां पर पदेन सदस्य सचिव होगा वो संस्था प्रधान होगा। एचएम जो होते हैं यहां पर इसके पदेन सदस्य सचिव होते हैं। क्वेश्चन इन 3 बातों में से बनेगा। एसएमसी का गठन जो हमारी आरटी एक्ट है उस 2009 उसकी जो धारा 21 है, धारा 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि स्कूल के प्रबंधन के लिए एसएमसी और एसडीएमसी का गठन किया जाएगा। और आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय की जो विकास योजना है वो एसएमसी और एसडीएमसी के द्वारा बनाई जाएगी। तो एसएमसी का गठन होगा कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यार्थियों में, एसडीएमसी का गठन होगा 9 से 12 में। यहां पर अध्यक्ष जो होंगे वो अभिभावकों में से ही अध्यक्ष होगा और इसका जो पदेन जो सचिव होगा वो एचएम होगा। लेकिन जब हम एसडीएमसी के अंदर आते हैं तो यहाँ अध्यक्ष जो अभिभावकों में से न होकर जो प्रिंसिपल होते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। और इसके जो पदेन सदस्य जो सचिव होते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल महोदय माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत तो वरिष्ठतम जो अध्यापक होगा उसको इसका पदेन सचिव बना सकते हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत जो वरिष्ठतम जो व्याख्याता होते हैं उसका इसका पदेन सचिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इनका कंपैरिजन तैयार करना कि एसएमसी और एसडीएमसी में अंतर क्या होता है। और आप इस वीडियो लेक्चर को 2 या 3 बार अच्छे से देखना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं यहां से बनने की संभावना आपकी परीक्षा में अधिकतम रहेगी। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको जैसे आरटी एक्ट 2009 के क्वेश्चन कराए थे उसी प्रकार एनईपी 2020 के क्वेश्चन और एसएमसी और एसडीएमसी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर करें और आपकी जो तैयारी है वो सुचारू रखिए, क्योंकि जनवरी 2026 के अंदर आप लोगों का पेपर प्रस्तावित है सरकार के द्वारा।
और मेरा मानना है कि शायद 3 महीने में अगर आप कोर्स अगर कंप्लीट करते हैं तो 2 महीने में इसका रिवीजन और 1 महीने में इसकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसी आपके लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा जो संस्थान है वो आपके साथ हमेशा आपके साथ अग्रसर रहेगा। हमारा जो प्रयास यही है कि आप जो हैं आपके लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।